हेलो दोस्तों, वेलकम टू सर्वम एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि बेहतर होंगे और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी। तो हम लोगों ने जो मिडाइवल इंडिया की क्लासेस स्टार्ट की थी, उसमें आज हमारा थर्ड लेक्चर है और आज हम लोग मुगल एम्पायर यानी कि मुगल साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैंने मिडाइवल इंडिया से 2 लेक्चर्स और बनाए हैं, जो कि मुस्लिम इन्वेजन्स एंड राइज ऑफ इस्लाम और दूसरा लेक्चर दिल्ली सल्तनत पीरियड से था। तो अगर आपने ये दोनों लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो ऊपर आई टैब पे क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। और इसके अलावा मैंने कंप्लीट एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को एक ही वीडियो में कवर किया है और वो वीडियो लगभग 4.5 घंटे की है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई टैब पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। और इन तीनों ही वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और उसकी अलग से प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, तो वहां से जाकर के आप उसको देख सकते हैं। तो आज हम लोग थर्ड लेक्चर के बारे में बात करेंगे, जो कि होगा मुगल एम्पायर यानी कि मुगल साम्राज्य से। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमारी दूसरी सोशल साइट्स भी दे रखी हैं, तो इनसे आप हमसे जुड़ सकते हैं और ऐसा ही कंटेंट मैं रेगुलरली लेकर के आता रहता हूँ। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और बाकी बात करेंगे, यहाँ पर मैंने कुछ सोशल क्यूआर्स और लिंक्स लगाए हैं, ये आपको पीडीएफ में ऐसे ही मिल जाएंगे। और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लें, क्योंकि इस क्लास की जो पीडीएफ होगी और दूसरे लेक्चर्स की जो पीडीएफ होगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी सोशल क्यूआर्स और लिंक्स हमारे यहाँ पर लगे हैं, तो इसको क्लिक करके या स्कैन करके आप डायरेक्टली पेज पर पहुंच सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसके लिए एक लाइक ज़रूर कर दें। तो आज हम लोग बात करेंगे अपने मिडाइवल इंडिया के थर्ड लेक्चर के बारे में, ठीक है, जो कि होगा मुगल पीरियड से। इससे पहले थोड़ा सा रिवीजन करते हैं सेकंड लेक्चर का। तो जो लेक्चर नंबर सेकंड हमने बात की थी, ठीक है, मिडाइवल इंडिया का सेकंड लेक्चर, उसमें हमने दिल्ली सल्तनत पीरियड के बारे में बात की थी। दिल्ली सल्तनत, जिसका टाइम पीरियड था हमारा 1206 से लेकर के 1526 तक का। ठीक, तो 1526 के बाद यहाँ पर दिल्ली सल्तनत पीरियड एंड होता है और उसके बाद मुगल पीरियड स्टार्ट होता है। तो मुगल पीरियड का जो टाइम पीरियड देखने को मिलेगा वो 1526 से लेकर के हमें 1857 तक देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 1526 की बात करते हैं। 1526 में हमें एक बैटल देखने को मिलता है, जिसको हम लोग फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के नाम से जानते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में लड़ा गया था? तो एक तरफ थे बाबर और दूसरी तरफ था इब्राहिम लोदी, जो कि लोधी डायनेस्टी का लास्ट रूलर या फिर दिल्ली सल्तनत का लास्ट रूलर था। तो इन दोनों के बीच में बैटल होता है। इसमें जीत किसकी होती है? बाबर की होती है। तो बाबर की जीत के साथ ही दिल्ली सल्तनत पीरियड का एंड और मुगल पीरियड की शुरुआत होती है। तो फिर बाबर क्या करता है? इंडिया वाले रीजन पर यहाँ पर एक अलग एम्पायर की फाउंडेशन करता है, जिसको हम लोग मुगल एम्पायर के नाम से जानते हैं। और इसी चैप्टर के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो इस चैप्टर का जो टाइम पीरियड है वो 1526 से लेकर के 1857 तक का है। लेकिन इस पीरियड को भी हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। ठीक, आइए देखते हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा हूँ। पहला जो टाइम पीरियड होगा वो 1526 से लेकर के 1707 तक का होगा। उसके बाद दूसरा पीरियड 1707 से लेकर के 1857 तक का होगा। ठीक है, अब आइए बात करते हैं कि इसको डिवाइड क्यों कराएं। क्योंकि ये वो पीरियड है 1526 से लेकर के 1707 तक, ये वो पीरियड है जिस पर पावरफुल मुगल रूलर्स रहेंगे। यानी कि वो पीरियड है जिसको हम लोग क्या लिख देते हैं? पावरफुल मुगल्स। ये वो पीरियड है जिसमें पावरफुल मुगल्स रूल करेंगे। और ये 1707 से 1857 वो पीरियड है जिसमें वीक मुगल्स रूल करेंगे। ठीक है, तो पावरफुल मुगल्स में हम लोग 6 मुगल्स को पढ़ते हैं। आइए देखते हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला बाबर है, जो कि फाउंडर है और फर्स्ट रूलर है मुगल डायनेस्टी का या मुगल एम्पायर का। उसके बाद बात करेंगे इनके बेटे कौन? हुमायूं, जो कि दूसरे नंबर के हैं। उसके बाद हुमायूं के बेटे अकबर थर्ड नंबर के, अकबर के बेटे जहांगीर फोर्थ नंबर के, और जहांगीर के बेटे शाहजहां फिफ्थ नंबर के, और शाहजहां के बेटे औरंगजेब जो कि सिक्स नंबर के। तो इन सिक्स के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, जो कि 1526 से 1857
सॉरी 1526 से 1707 तक का होगा। उसके बाद 1707 में जो लास्ट पावरफुल मुगल है वो है औरंगजेब। इसकी डेथ हो जाती है 1707 में। उसके बाद जो मुगल्स हैं वो वीक पड़ने लगते हैं, यानी कि मुगल नाम मात्र के शासक रहेंगे, क्योंकि तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी भी आ चुकी होगी, तो आधा रूल हमें उसका देखने को मिलता है। और ये 1857 तक चलता है। और 1857 में हमें क्रांति देखने को मिलती है, द रिवॉल्ट ऑफ 1857। और उसके बाद मुगल पीरियड यहाँ पर खत्म हो जाएगा। और इसमें हम लोग एक पॉइंट और याद रखना है क्या, कि लास्ट मुगल एम्परर कौन है, यानी कि अंतिम मुगल सम्राट कौन है, वो है बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर, ये आपको याद रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब आइए इसके जो जो मोस्टली क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने सभी यहाँ पर कवर किए हैं। और ये क्वेश्चन किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो मैंने उन्हीं को लिया है ताकि ये भी पता लगता रहे कि किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा कि हु मेड द यूज ऑफ गन पाउडर कॉमन इन नॉर्थ इंडिया टू डिफीट एनिमीज, यानी कि दुश्मनों को हराने के लिए उत्तर भारत में बारूद, ये इंपॉर्टेंट है, बारूद का इस्तेमाल किसने किया है। तो बारूद का इस्तेमाल किसने किया था, ये किया था बाबर ने। ठीक, एक्चुअल में जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था क्या, 1526 में जो हमने अभी पढ़ा था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत अभी पढ़ा था हमने ऊपर, इसी बैटल में बाबर ने बारूद का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया था। बारूद का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा तोप खाने का इस्तेमाल किया था। तोप खाने का इस्तेमाल, तो इन दो चीजों का इस्तेमाल किया था, जिससे कि इसको सफलता मिली दिल्ली सल्तनत को खत्म करने में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या बन जाता है कि बारूद का इस्तेमाल नॉर्थ इंडिया में सबसे पहले किसने किया था, तो बाबर ने किया था। अब इसके बारे में थोड़े डिस्क्रिप्शन की बात कर लेते हैं कि जो बाबर है वो पहला मुगल सम्राट है, यानी कि फर्स्ट मुगल एम्परर है, इसके बारे में बात कर लिए। ठीक है, ये वो पहला व्यक्ति था जिसने गन पाउडर यानी कि भारत में बारूद का उपयोग किया था। ठीक है, अपने दुश्मनों को हराने के लिए। और इसकी जो जीत है, इसके पीछे का श्रेय इसी बात को दिया जाता है कि इसने बारूद का और यहाँ पर तोप खाने का इस्तेमाल किया था। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। इसके बाद ये तेजी से इंडिया में प्रचलित होता गया कि जो भी बैटल आगे देखेंगे उसमें बारूद का इस्तेमाल हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो एक ये सफलता मिलने के बाद भी एक मोटिवेशन मिलता है कि आगे जो बैटल्स होंगे उनको भी जीत सकते हैं बारूद और यहाँ पे तोप खाने का इस्तेमाल करके। उसके बाद अब बाबर से क्वेश्चन है ये, तो बाबर के बारे में थोड़ी बैकग्राउंड में चलते हैं। ठीक है, तो बाबर के अगर टाइम पीरियड की बात करें, तो बाबर का टाइम पीरियड हमें 1526 से लेकर के 1530 तक देखने को मिलता है, यानी कि केवल 4 साल। तो 4 साल में ही इसने बहुत सारे बैटल्स लड़ दिए थे। आइए बात करते हैं वो कौन कौन से होंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा और इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि जो बाबर है, ठीक है, बाबर का जन्म फरगना में हुआ है। कहाँ हुआ था, फरगना में। और इसके जन्म के सिर्फ 12 साल बाद ही इसका राज्याभिषेक कर दिया गया, यानी कि इसकी जो राज्याभिषेक है वो 1494 में किया गया था। और उस वक्त इसकी एज सिर्फ 12 साल थी, यानी कि इतनी कम उम्र में इसने फरगना की गद्दी को संभाला था। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि बाबर जो है 12 साल में, बच्चा कितना बड़ा होगा, छोटा सा ही होगा। तो 12 साल की उम्र से ही लड़ता हुआ आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इसकी जो क्या कहते हैं मेथड्स होंगे लड़ने के, या जो तरीके होंगे युद्ध को जीतने के, वो बेहतर होंगे। उसके बाद इन्हीं 4 साल में इसने कौन कौन से बैटल्स यहाँ पे लड़े हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसका बैटल देखने को मिलता है हमें फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो कि 1526 में लड़ा था। अभी हमने बात की थी इसने किसको हराया था, तो लोधी डायनेस्टी का लास्ट रूलर इब्राहिम लोधी को हराया था। और उसको इब्राहिम लोधी को जो सहायता करने वाले अफगान सपोर्टर्स थे उनको भी। उसके बाद दूसरा बैटल इसका देखने को मिलता है हमें बैटल ऑफ खानवा। ठीक है, जो कि अगले ही साल 1527 में लड़ा था इसने। और इसमें इसने राणा सांगा और राजपूत रूलर्स को हराया था। वहीं थर्ड बैटल हमें इसका देखने को मिलता है बैटल ऑफ चंदेरी, जो फिर अगले साल, यानी कि लगातार बैटल्स हैं, 1528 में लड़ा गया था। इसमें भी राजपूत को हराया था चंदेरी में। ठीक है, और वहीं फोर्थ इसका बैटल देखने को मिलता है घाघरा का, जो कि 1529 में लड़ा गया था। और ये किसके बीच में लड़ा था, तो बाबर और अफगान, यानी कि बाबर ने यहाँ पर एक तरीके से अफगान और बाबर्स के बीच में ये हमें बैटल देखने को मिलता है। तो बहुत ही भीषण युद्ध हमें ये देखने को मिलते हैं चारों, और चारों ही आपको बिल्कुल लाइन से मिलेंगे, यानी कि 1526, ठीक है, उसके बाद 1527, उसके बाद 1528, उसके बाद 1529। तो चारों ही बैटल देखने को मिलते हैं। उसके बाद हमें बाबर की फाइनली डेथ देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी बात याद रखनी है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा सेकंड नंबर का। इसमें कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग
took the title of Ghazi after defeating राणा सांगा in the Battle of खानवा in 1527। तो 1527 में जो खानवा की लड़ाई लड़ी गई थी राणा सांगा और बाबर के बीच में, तो बाबर ने जब राणा सांगा को हराया था तो कौन सा टाइटल अडॉप्ट किया था, कौन सी उपाधि धारण की थी, ये पूछा है। ठीक है, तो गाजी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, किसने की है? बाबर ने की है। तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बाबर। अब बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा डिस्क्रिप्शन कौन सा है। तो उपाधि के बारे में हमने बात कर ही ली है। ठीक है, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से ये बनता है कि इस टाइटल के अलावा, यानी कि जो गाजी का टाइटल इसने अडॉप्ट किया था, ठीक है, गाजी के टाइटल के अलावा एक टाइटल और देखने को मिलता है, वो है बादशाह या फिर बादशाह। ठीक, इससे पहले हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत पीरियड पढ़ा था, उसमें जो किंग होता था, ठीक है, वो सुल्तान का टाइटल अडॉप्ट करता है। इसका सुल्तान का। ठीक, तो सुल्तान का टाइटल हमें सिर्फ दिल्ली सल्तनत पीरियड तक देखने को मिलता है, लेकिन जैसे ही मुगल्स आएंगे फिर हमें बादशाह या फिर बादशाह का टाइटल देखने को मिलता है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है हमारा कि आराम बाग एक बिल्डिंग है, ठीक है, जिसको बाबर ने बनवाया था आगरा में 1528 में। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ से रखनी है। इसके अलावा और कौन से फैक्ट बनेंगे बाबर के बारे में? एक ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है बाबर का कि बाबर की एक ऑटोबायोग्राफी है। कौन सी? बाबरनामा। ठीक है, इसको हम लोग तुजो के बाबरी के नाम से भी जानते हैं। इसने बाबर ने इसको लिखा था तुर्किश लैंग्वेज में। इसमें तुर्किश लैंग्वेज में इसको लिखा था, यानी कि तुर्किश भाषा में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अगला फैक्ट क्या बनेगा कि ऑन दिसंबर 26 1530 बाबर डाइट एट आगरा, यानी कि 1530 में बाबर की यहाँ पर डेथ होती है। और कहाँ होती है? आगरा वाले रीजन में होती है। और इसकी बॉडी को सबसे पहले आराम बाग में, जो कि आगरा में इसने बनवाया, ठीक है, आराम बाग में इसको क्या किया गया था? दफनाया गया था। उसको यहाँ पर बात करेंगे जो आराम बाग इसने बनवाया था। ठीक है, तो इसमें इसकी डेड बॉडी को यहाँ पे एक तरीके से रखा गया था, लेकिन उसके बाद इसकी डेड बॉडी को काबुल ले जाया गया और वहां जाकर इसको दफना दिया गया। तो इसका मकबरा कहाँ मिलता है? इसका मकबरा हमें काबुल में मिलता है। काबुल कहाँ पड़ता है? यह पड़ता है अफगानिस्तान में। अगली बात करते हैं, थर्ड नंबर का क्या है? इसमें कह रहा है कि हु वॉज द एल्डेस्ट ऑफ द फोर सन्स ऑफ बाबर, यानी कि बाबर के चार पुत्रों में सबसे बड़ा कौन था? तो बाबर की बात करते हैं। ठीक है, बाबर के चार पुत्र कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला अस्करी। ठीक है, अस्करी हो गया। ठीक है, उसके बाद हुमायूं हो गया, उसके बाद हिंदाल हो गया, उसके बाद कामरान हो गया। तो ये चार पुत्र, चारों ऑप्शन ही है। ठीक, तो चारों पुत्र, इनमें सबसे बड़ा कौन था? सबसे बड़ा था हुमायूं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, यानी कि हुमायूं। अब थोड़े डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करते हैं। तो जो हुमायूं है, ठीक है, वो सेकंड रूलर है मुगल एम्पायर का। ठीक है, और द अफगान सोल्जर शेर शाह सूरी डिफीटेड हिम एट द वॉर इन चौसा 1539 एंड कन्नौज इन 1540। अब हुमायूं के हमें इंपॉर्टेंट बैटल्स देखने को मिलते हैं, जिसमें बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ कन्नौज, जो कि 1539 और 1540 रेस्पेक्टिवली लड़े गए थे। किसके बीच में? शेर शाह सूरी के बीच में और हुमायूं के बीच में। ठीक है, और फिर बात करते हैं हुमायूं का। एक आपको बात याद रखनी है क्या, कि जो हुमायूं है, हुमायूं का जो टाइम पीरियड है वो दो पार्ट्स में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला 1530 में जब बाबर मरता है, तो 1530 से लेकर के 1540 तक का टाइम पीरियड हमें हुमायूं का देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर ब्रेक लग जाएगा मुगल पीरियड पर, और एक दूसरी डायनेस्टी में देखने को मिलता है, जिसको हम लोग सूर डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है, सूर एम्पायर या फिर सूर डायनेस्टी बोलते हैं, सूर एम्पायर बोलते हैं। तो सूर एम्पायर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद ऐसा लगेगा कि यहाँ से मुगल खत्म हो जाएंगे, ठीक, लेकिन नहीं। फिर से क्या करता है, हुमायूं अपने आप को तैयार करता है और फाइनली सूर एम्पायर को खत्म करता है। तो इसका फिर हमें देखने को मिलता है इसका रिस्टोरेशन मुगल एम्पायर का, जो कि हमें 1555 में देखने को मिलता है। और फिर एक साल ये रूल करता है हुमायूं, और फिर अगले साल इसकी डेथ हो जाती है सीढ़ियों से गिरने के बाद। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो उसी सूर एम्पायर की बात हो रही है, उसी का रूलर है कौन? शेर शाह सूरी। तो इन्हीं के बीच में बैटल ऑफ चौसा और कन्नौज यहाँ पर लड़ा गया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन हुमायूं से ये बनता है कि हुमायूं ने एक सिटाडल, यानी कि एक तरीके से टीला या फिर एरिया बोल सकते हैं, एक सिटी बोल सकते हैं, तो दिल्ली में स्थापना की थी। उसका नाम क्या था? उसका नाम था दीनपना। तो दीनपना नामक जो शहर है, सिटी है, उसकी स्थापना हुमायूं ने की थी। ये बात आपको याद रखनी है। अगला हमारा क्या है? फोर्थ नंबर का। इसमें कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग मिडाइवल रूलर्स फोकस्ड हिज अटेंशन ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ सराय शेल्टर, इसको बोलते हैं, फॉर द कन्वीनियंस ऑफ ट्रेवलर्स, यानी कि निम्नलिखित मध्यकालीन शासकों में से किसने यात्रियों की सुविधा के लिए सराय, जो कि आश्रय होता था,
के निर्माण पर अपना ध्यान केंद्रित किया, यानी कि निर्माण कराया। ठीक है, तो किसने कराया था? ये कराया था शेर शाह सूरी ने कराया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। तो जो शेर शाह सूरी का हमें टाइम पीरियड देखने को मिलता है वो 1540 से लेकर के 1545 तक देखने को मिलता है। और शेर शाह सूरी ने बहुत ही ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए हैं, यानी कि प्रशासनिक सुधार किए हैं। आइए देखते हैं वो कौन-कौन से हैं। तो सबसे पहला हमें देखने को मिलता है इंट्रोडक्शन ऑफ रुपया, यानी कि जो रुपया सिक्का हम लोग देखते हैं ना, उसका जो शुरुआत है वो किसने की है? शेर शाह सूरी ने की है। इसके अलावा ग्रांड ट्रंक रोड, जो जीटी रोड जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में, क्या बोलते हैं? जीटी रोड। तो जीटी रोड की जो एक तरीके से किसने बनवाया था? तो शेर शाह सूरी ने बनवाया। इसके अलावा उसने डाक चौकीज़, एक सराइज़, तो सराय में डाक चौकी का निर्माण किसने कराया था? शेरशाह सूरी ने कराया था। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बनते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन बनता है कि जो शेरशाह सूरी है इसका मकबरा कहाँ है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्या है? एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि द कंस्ट्रक्शन ऑफ पुराना किला वाज स्टार्टेड इन द रिजाइन ऑफ हुमायूंस, यानी कि पुराना किला आपको एक बिल्डिंग देखने को मिलती है। ठीक है, इसकी शुरुआत, बनवाने की शुरुआत जो है वो हुमायूं के टाइम पीरियड में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, जो कि एक हिस्सा था जो उसने सिटी बसाई थी, दीनपना अभी बात की थी हमने। और इसको कंप्लीट किसने कराया था? शेरशाह सूरी ने, जिसको हम लोग द लायन किंग के नाम से भी जानते हैं। तो स्टार्टिंग जो है पुराना किला की वो हुमायूं ने करी थी, लेकिन इसको कंप्लीट कराने का काम शेरशाह सूरी ने करा था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है 5th नंबर का कि हुमायूंस टॉम्ब सिचुएटेड इन दिल्ली इज बिल्ट बाय, यानी कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है? ये दिल्ली में है। ठीक है, किसके द्वारा बनवाया गया था? ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो किसके द्वारा बनवाया गया था? ये बीघा बेगम के द्वारा बनवाया गया था। इनको हम लोग हाजी बेगम के नाम से भी जानते हैं, या हाजी बेगम। अब हुमायूं के मकबरे से आपको कई सारी बातें याद रखनी है। तो सबसे पहला हमें क्या याद रखना है कि इस मकबरे को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया? 1993 में शामिल किया गया था। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि इसका आर्किटेक्ट कौन था? तो इसका जो आर्किटेक्ट था, यानी कि इसको एक तरीके से बनाया किसने था, या एक तरीके से डिजाइन किसकी थी? तो जिसका आर्किटेक्चर था वो किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो एक व्यक्ति का नाम आता है, वो है हमारे मिरक, यहाँ पर मिरक मिर्जा गियाथ, मिरक मिर्जा गियाथ, इन व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बनेगा? और क्वेश्चन बनता है कि जो हुमायूं का मकबरा है, ठीक है, वो अर्लीस्ट एग्जाम्पल है डबल डोम स्ट्रक्चर का। ठीक है, क्या है? अर्लीस्ट एग्जाम्पल, अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ डबल डोम, यानी कि दो गुंबद, डबल डोम बिल्डिंग, बिल्डिंग, डबल डोम, डबल डोम बिल्डिंग। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, डबल डोम बिल्डिंग। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि किसने बनवाया था? बीगा बेगम या हाजी बेगम ने बनवाया था। और कहाँ है? दिल्ली में है, यूनेस्को में 1993 में। और आर्किटेक्ट कौन थे? वो थे मिरक मिर्जा गियाथ। और अर्लीस्ट एग्जाम्पल हमें डबल डोम स्ट्रक्चर का देखने को मिलता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये है हुमायूं का मकबरा। मैंने साथ में जहाँ पर पिक्चर की रिक्वायरमेंट है मैंने वहां पर प्लेस कर दी है। इसके अलावा ये टॉम्ब से क्वेश्चन है, यानी कि मकबरे से है। तो मुगल पीरियड में जो पावरफुल मुगल्स हैं, उनके मकबरे से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला बात करते हैं गार्डन्स ऑफ बाबर, यानी कि ये टॉम्ब किसका? ये बाबर का है। ये कहाँ है? काबुल का। अभी बात की थी हमने ऊपर। उसको बाद में काबुल ले जाया गया था, वहीं इसको दफनाया गया था। तो काबुल में इसकी क्या क्या कहते हैं? कब्र है, एक मकबरा है, जो कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान में। उसके बाद हुमायूं का टॉम्ब अभी बात कर लिए हुमायूं की, ठीक है, न्यू दिल्ली में। उसके बाद अकबर की जो टॉम्ब है वो हमें सिकंदरा, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यहाँ देखने को मिलती है। उसके बाद जहांगीर जो है, जहांगीर का जो मकबरा है वो हमें लाहौर पाकिस्तान में देखने को मिलता है। वहीं जो ताजमहल है, ये तो आप बहुत ही फेमस बिल्डिंग है, आप सभी परिचित होंगे। तो ताजमहल जो है वो शाहजहां का मकबरा है। और इनकी वाइफ जो मुमताज महल थी वो, ठीक है, कहाँ है? ये आगरा, इंडिया में है। उसके बाद टॉम्ब ऑफ औरंगजेब, एक औरंगजेब का जो मकबरा है वो कहाँ है? वो हमारा अहमदनगर में है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें जो रूलर्स आप देख पा रहे हैं, इसमें दो के मकबरे जो हैं वो इंडिया से बाहर देखने को मिलेंगे। एक है बाबर का, ठीक है, जो कि काबुल अफगानिस्तान में है। और दूसरा है यहाँ पर जहांगीर का, जो कि लाहौर पाकिस्तान में है। तो इन दो के मकबरे आपको इंडिया से बाहर मिलेंगे, बाकी चारों के मकबरे आपको इंडिया के अंदर मिलेंगे।
ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अगली बात करते हैं 6 नंबर का। इसमें कह रहा है कि तानसेन द फेमस म्यूजिशियन ऑफन sang इन द कोर्ट ऑफ विच रूलर, यानी कि प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन अक्सर किस शासक के दरबार में गाते थे? तो किसके दरबार में रहते थे? तो अकबर के दरबार में यहाँ पर रहते थे। अब आपने एक बात सुनी होगी कि अकबर के दरबार में नवरत्न थे, तो सबसे पहले नवरत्नों के बारे में बात करेंगे। तो अकबर के दरबार में 9 ऐसे लोग थे जो अपनी अपनी फील्ड में पारंगत थे, यानी किसी न किसी फील्ड में एक तरीके से बेहतर होंगे, तो उन्हीं को हम लोग नवरत्न ऑफ अकबर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखते हैं वो कौन कौन से हैं। तो हैं कौन? अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, इनका नाम आपने सुना होगा। ठीक है, जो कि अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते हैं। टोडरमल, राजा मान सिंह, यहाँ पर अब्दुल रहीम खाने खाना, ठीक है, फारिक अजियाओ दीन और मुल्ला दो प्याजा। ठीक है, जो इसमें तानसेन कौन है? ये नवरत्नों में से एक है अकबर के कोर्ट में। अब बात करते हैं तानसेन के बारे में। ठीक है, तो जो तानसेन है जो अकबर के नवरत्नों में से एक है। तो जो अकबर है, अकबर का टाइम पीरियड के बारे में पहले बात करेंगे। तो जो अकबर ने इंडिया के ऊपर कब रूल किया है? ये 1556 से 1605, क्योंकि 1555 में हुमायूं की डेथ होती है। ठीक है, 1555 से लगभग 56 तक, 56 में डेथ होती है, क्योंकि रिस्टोरेशन 55 में होता है, 56 में उसकी डेथ होती है। तो वहीं से 1556 में यहाँ पर फिर अकबर का पीरियड आएगा जो कि 1605 तक चलेगा। अब बात करते हैं तानसेन से क्वेश्चन है, तो तानसेन से और कैसे क्वेश्चन बनेंगे? तो जो तानसेन है उनका जन्म जो है वो ग्वालियर में हुआ है। ठीक है, अब ग्वालियर में कहाँ पर हुआ है? तो ग्वालियर के पास बेहट में एक हिंदू और ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ है। और इनके बात करें, इनके अगर बचपन का नाम देखें या जब इनका जन्म हुआ तब इनका नाम क्या रखा गया था? तो इनका नाम क्या था? ये क्वेश्चन बनता है। रामतनु इनका नाम था। और पहले के दिनों में, यानी कि अकबर के कोर्ट में ये बाद में आए, इससे पहले किसके कोर्ट में रहते थे, किसके दरबार में रहते थे? तो स्वामी हरिदास के शिष्य थे और बाद में उन्होंने हजरत मोहम्मद गौस से संगीत की शिक्षा ली थी। ठीक है, तो 2 पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। पहला, अभी बात करेंगे किसके कोर्ट में थे। ठीक है, तो 2 बात आपको याद रखनी है कि शिष्य किसके थे? ये स्वामी हरिदास के शिष्य थे। और दूसरा पॉइंट क्या बनेगा? इन्होंने संगीत की शिक्षा किससे ली है? तो हजरत मोहम्मद गौस से ली है। ठीक है, अब वो फैक्ट आ रहा है जो मैं बात की थी अभी, कि अकबर के कोर्ट में आने से पहले किसके कोर्ट में रहते थे? तो तानसेन जो थे वो रेवा, ठीक, इनका नाम क्या है? किंग रामचंद। ठीक है, तो इनके दरबार में ही रहते थे। ठीक है, बिफोर कमिंग टू अकबर्स कोर्ट, यानी अकबर के कोर्ट में आने से पहले। तानसेन जो है वाज द टाइटल ऑफ गिवन बाय हिम बाय राजा विक्रमजीत ऑफ ग्वालियर। तो तानसेन का इनका जो टाइटल मिला है, तानसेन का नाम का, तो वो किसने दिया है? वो राजा विक्रमजीत, जो कि ग्वालियर के राजा थे, उन्होंने इनको दिया है। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आपको बनेंगे तानसेन से। ठीक है, मैंने सभी क्वेश्चंस को कवर कर दिया है। अगली बात करते हैं 7 नंबर का। इसमें कह रहा है कि व्हेन वाज खानदेश मर्ज्ड इनटू द मुगल एम्पायर बाय अकबर। तो जब अकबर का टाइम पीरियड आता है, ठीक है, तब बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जो मुगल में शामिल होंगे। अकबर के नॉर्थ कैंपेन और इसके साउथ वाले रीजन में जो कैंपेन्स हुए थे, उनके बारे में अगर बात करें, तो जो खानदेश है इसके बारे में बात करते हैं। तो जो खानदेश है, सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे, खानदेश कहाँ पड़ता है। ठीक है, तो खानदेश जो है वो हमारा महाराष्ट्र वाले रीजन में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र वाले रीजन में पड़ता है। और इसको अकबर ने मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? तो 1601 में मिलाया था। अब इसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे कि जो खानदेश है, ठीक है, वो ताप्ती वैली, जो ताप्ती रिवर है, उसकी घाटी में यहाँ पर स्थित है। और कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। और इसकी फाउंडेशन किसने की थी? वो की थी मलिक राजा फारूकी, एंड वाज मर्ज टू मुगल एम्पायर बाय अकबर इन 1601। ये बात कर ली हमने। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आए हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा और क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा कि मेजर मिलिट्री कैंपेन्स बाय अकबर। अब अकबर के कुछ मेजर एक तरीके से कैंपेन, उसके अभियान जो है, ये अलग अलग रीजन्स में जाएगा, बैटल लड़ेगा और उसका एरिया कब्जा करके मुगल में मिला लेगा, तो मुगल का साम्राज्य बड़ा हो जाएगा। तो कौन कौन से कैंपेन किए थे उसके बारे में बात करेंगे। तो 1568 में इन्होंने सिसोदिया कैपिटल ऑफ चित्तौड़, ठीक है, इसको एक तरीके से सीज किया था, ये अपने कब्जे में किया था। और उसके बाद यहाँ पर बात आती है 1569 में ये रणथंभौर को किया था। ये राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद 1585 और 1605, ये वो पीरियड है अकबर का जो कि एक्सपेंशन ऑफ अकबर एम्पायर, यानी कि ये वही टाइम पीरियड है जिसमें अकबर का एक तरीके से राज्य विस्तार होगा, साम्राज्य का विस्तार होगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला हमारा है कि हु इंट्रोड्यूस्ड द मनसबदारी सिस्टम इनटू द एडमिनिस्ट्रेशन अंडर मुगल्स।
यानी कि मुगलों के शासन में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की? तो मनसबदारी सिस्टम अकबर के द्वारा शुरू किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि मनसबदारी सिस्टम होता क्या है। ठीक है, एक्चुअल में जो मनसबदारी सिस्टम है वो एक क्या है, एक ग्रेडिंग सिस्टम है, एक ग्रेडिंग प्रणाली है, एक ग्रेडिंग सिस्टम है। इसमें होता क्या है, इसमें एक ऑफिसर की रैंक को फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, रैंक को फिक्स करने के लिए यानी एक तरीके से जिसकी रैंक जैसी होगी उसको वेतन वैसा ही मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा डिस्क्रिप्शन पहले बात कर लेते हैं तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो ये जो है वो एक ग्रेडिंग सिस्टम है जिसमें कि रैंक को फिक्स कर दिया जाता है किसी भी मनसबदार की, और इस हिज रैंक वाज डिटरमाइंड बाय द न्यूमेरिकल वैल्यू जत। इसको जत भी बोलते हैं, जाट भी बोलते हैं। तो उसकी रैंक को एक न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि वो होती है रैंक 1, ठीक है? रैंक 2, इस तरीके से, ठीक है? तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू जो है इसको क्या बोलते हैं? इसको यहाँ पर जत बोला जाता है। अब जिसकी रैंक जितनी अच्छी होगी, उसकी सैलरी उतनी ज़्यादा होगी और उसको एक तरीके से हथियार और घोड़े उतने ही ज़्यादा रखने पड़ेंगे। यानी कि अगर मान लिया इसके पास ज़्यादा घोड़े हैं, ठीक है? और इसके पास जो औज़ार हथियार हैं वो भी ज़्यादा है, तो इसकी रैंक ज़्यादा होगी, मतलब फर्स्ट रैंक पर होगा मान लिया, तो इसकी सैलरी भी ज़्यादा होगी, ठीक है? वही रैंक 2 में इसके पास घोड़े भी कम हैं, इक्विपमेंट्स भी कम हैं, तो इसकी सैलरी क्या होगी? कम होगी। तो इस तरीके से रैंक वाइज़ जो ऑफिसर्स हैं उनको डिवाइड किया गया था कि तुम्हारे पास कितने घुड़सवार हैं या फिर घोड़े हैं और उसके हिसाब से कितने इक्विपमेंट्स हैं, तो उसी के हिसाब से उसकी रैंक डिसाइड होती थी और उसी के हिसाब से उसको सैलरी दी जाती थी, ठीक है? तो उसी को हम लोग सवार्स बोलते हैं। सवार्स मतलब कि विद हॉर्सेस, यानी कितने लोग हैं, घोड़े हैं उसको चलाने वाले वो, ठीक है? जिसको हम लोग सवार बोलते हैं। जो किसको, जो कैलिवरी मैन यानी कि कैवलरी मैन को डिसाइड करता है कि किसने कितनी चीज़ों को मेंटेन कर रखा है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 9 नंबर का। इसमें कह रहा है कि जैमल और पट्टा वर द वॉरियर्स हु वर गिवन चार्ज ऑफ डिफेंडिंग द फोर्ट ऑफ, यानी कि जैमल और पट्टा योद्धा थे, ठीक है? इन दोनों को किस किले की रखवालीगिरी रखा गया था? तो ये आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चित्तौड़। तो जो चित्तौड़गढ़ का किला था इसकी रखवाली के लिए यहाँ पर रखा गया था, ठीक है? तो जो अब डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करते हैं, तो जैमल और पट्टा ये दो राजपूत योद्धा थे जिन्हें 1567 में अकबर जब कैंपेन करा था अपना, तो मुगल सम्राट अकबर की सेना के खिलाफ चित्तौड़ के किले में रक्षा करने का प्रभार दिया गया था। ये क्वेश्चन कई बार बन जाता है, ठीक है? 1567 ये डेट से भी कई बार क्वेश्चन बनता है। तो चित्तौड़गढ़ का किला है, इसको सीज कब किया था? तो 1567 और 68 इसके बीच में किया गया था। ये टाइम पीरियड हमें इसका देखने को मिलता है और ये एक इसका मिलिट्री एक्सपेडिशन था, ठीक है? किसका? अकबर का, मुगल एम्पायर का, जो कि अकबर ने किया था मेवाड़ किंगडम के खिलाफ, ठीक है? दैट कमेंस्ड इन 1567 ड्यूरिंग विच द मुगल सक्सेसफुली कैप्चर्ड द फोर्ट ऑफ चित्तौड़गढ़, और इसमें जो है मुगल्स एक तरीके से सफल हो गए चित्तौड़गढ़ के किले को कब्जा करने के लिए। अगली बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 10th नंबर का। इसमें कह रहा है कि ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ अकबर, यानी कि अकबर के शासनकाल में, इसमें ऑप्शन यहाँ पे ब्लैंक है, अभी बात करेंगे। वॉज द लैंड दैट हैज लेन फैलो फॉर 3 और 4 ईयर्स, ठीक है? इसमें कह रहा है कि अकबर के शासनकाल के दौरान उस भूमि को क्या बोलते हैं जिसमें 3 या 4 साल से खेती नहीं की जाती है, यानी ऐसी पड़ी रहती है 3-4 साल तक। तो सबसे पहले उन चारों लैंड के बारे में बात करेंगे, जमीन के बारे में बात करेंगे, किसको क्या बोलते हैं अकबर के पीरियड में। तो सबसे पहले उनके डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करेंगे, फिर क्वेश्चन पे जाएंगे। तो वो 4 जमीन कौन सी है जो अकबर के टाइम पीरियड में थी, ठीक है? तो सबसे पहले आती है यहाँ पे पोलाज। जो पोलाज लैंड था, ये ऐसा एरिया था जिस पर खेती की जाती थी और कभी भी पड़ती नहीं छोड़ी जाती थी, यानी उसको कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता था, हमेशा उस पे खेती की जाती थी, तो उस ज़मीन को यहाँ पर पोलाज लैंड बोलते हैं, ठीक है? दूसरा था यहाँ पे, ये था परौती। परौती जो लैंड था, ये फॉर ए ईयर यानी कि लगभग 1 साल के लिए उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता था, ताकि वहाँ की जो उर्वरता है, जो फर्टिलिटी है वो बनी रहे, ठीक है? थर्ड कौन-सी थी? ये थी हमारी चाचर। चाचर जो ज़मीन है वो 3 से 4 साल तक बिना खेती के ऐसे ही छोड़ दिया जाता था। तो यही हमारा क्वेश्चन पूछा था चाचर वाला, ठीक है? तो फोर्थ वाले की बात कर लेंगे, जो बंजर। बंजर भूमि ऐसी है जिसको 5 या 5 से ज़्यादा साल के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता था और उस पर कोई भी फसल नहीं की जाती थी। तो इसमें हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो है हमारा 3 टू 4 ईयर्स, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी कि चाचर। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा 11 नंबर का। इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज द फर्स्ट प्लान्ड सिटी ऑफ मुगल्स,
यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगलों का पहला नियोजित शहर था? तो कौन सा था? ये था फतेहपुर सीकरी। इसका ऑप्शन नंबर जो है वो बी सही हो जाएगा। अब बात करते हैं फतेहपुर सीकरी जो है वो आगरा के पास है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और इसको किसने बनवाया था? अभी बात की थी, यहाँ पर अकबर के द्वारा बनवाया गया था 16th सेंचुरी में। और फतेहपुर सीकरी जो है उसके अगर टाइम पीरियड की बात करें कि कितने टाइम पीरियड में इसको बनवाया गया था, तो 1571 से लेकर 1585 पीरियड के बीच में इसको बनवाया गया था। और जो फतेहपुर सीकरी है उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में कब शामिल किया गया? तो 1986 में उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। ये बात आपको याद रखनी है। अगला हमारा क्या है 12 नंबर का, इसमें कह रहा है कि व्हेन वाज द बैटल ऑफ, इसको हम लोग तुकारोई बोलते हैं, बैटल ऑफ तुकारोई फॉट वेयर द अकबर डिफीटेड द सल्तनत ऑफ बंगाल एंड बिहार। यानी कि तुराकोई की लड़ाई कब लड़ी गई थी जिसमें अकबर ने बंगाल और बिहार की सल्तनत उसको हराया था? तो जब अकबर जो है वो अपना बिहार और बंगाल वाले रीजन पर कैंपेन कर रहा था, तो उसी वक्त ये बैटल हमें देखने को मिलता है। अब इसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो बैटल है वो हमें 1575 में देखने को मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अब इस बैटल को हम लोग दो और नाम से जानते हैं, आइए बात करते हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम इसको जानते हैं कि सबसे पहले तुकारोई तो होगा जो कि क्वेश्चन में था। उसके बाद बझौरा या मुगल मारी की लड़ाई इसको जानते हैं। तो डेट हमने बात कर ही ली है कि 1575 में थी। और बालासोर उड़ीसा में ये लड़ाई लड़ी गई थी जिसमें अकबर जो था वो मुगल्स की तरफ से अकबर है। और बाकी बंगाल का शासक उस टाइम कौन है? तो ये है दाऊद खान करानी। तो ये बंगाल का रूलर है, इसको हरा दिया था अकबर ने। और इस लड़ाई के कारण एक हमें ट्रीटी देखने को मिलती है, एक संधि देखने को मिलती है, जिसको हम लोग ट्रीटी ऑफ कटक के नाम से जानते हैं, यानी कि कटक की संधि, जिसमें दाऊद खान करानी ने केवल उड़ीसा को बरकरार रखते हुए, मतलब उड़ीसा को छोड़कर बाकी जो पूरा बंगाल था और बिहार था वो अकबर को सौंप दिया था। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगले की बात करते हैं 30 नंबर का। इसमें कह रहा है कि आइन ए अकबरी वाज ए डॉक्यूमेंट ऑन लाइफ ऑफ मुगल रूलर अकबर, डज नॉट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट। अब क्वेश्चन आइन ए अकबरी से है, ठीक है। तो इसको करने से पहले हम लोग पहले थोड़ा डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं, ठीक है। तो आइए बात करें। तो अकबर के कोर्ट में जो 9 रत्न थे उसमें से एक का नाम अपने भी पीछे देखा था, अबुल फजल। तो अबुल फजल ने एक बुक लिखी है, उस बुक को हम लोग क्या बोलते हैं? अकबरनामा। क्या बोलते हैं? अकबरनामा। और ये जो अकबरनामा बुक है, इसके 3 वॉल्यूम हमें देखने को मिलते हैं, या फिर 3 पार्ट्स बोल लीजिए। इसका फर्स्ट वॉल्यूम, इसका सेकंड वॉल्यूम और इसका थर्ड वॉल्यूम, ठीक है। तो जो फर्स्ट वॉल्यूम है वो अकबर के एंचेस्टर्स के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? ये अकबर के एंचेस्टर्स के बारे में बताता है, यानी कि पूर्वज के बारे में यहाँ पर बताता है, ठीक है। और जो सेकंड वॉल्यूम है वो अकबर के इवेंट्स के बारे में हमको बताता है। अकबर इवेंट्स ऑफ अकबर, अकबर्स रिजाइन, यानी कि अकबर के शासन काल के दौरान जो भी घटनाएं घटी हैं, इवेंट्स हैं, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन हमें अकबरनामा के सेकंड वॉल्यूम में देखने को मिलता है। और थर्ड वॉल्यूम है, थर्ड वॉल्यूम को यहाँ पर हम लोग आईन अकबरी के नाम से जानते हैं, आईन अकबरी। तो जो थर्ड वॉल्यूम है वो है आईन अकबरी, ठीक है। और इसमें किस बात का डिस्क्रिप्शन मिलता है? तो इसमें हमें अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन का डिस्क्रिप्शन मिलता है। इसके अलावा हाउस होल्ड जो आर्मी है, हाउस होल्ड यानी कि उसका घरेलू के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर उसकी जो आर्मी थी उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। और जो रिवेन्यूज हैं और जोग्राफिकल एरिया मुगल्स का कहाँ कहाँ तक था वो जानकारी भी मिलती है, सब आईने अकबरी में, ठीक है। तो ये पूरी एक बुक है अकबरनामा जिसके 3 पार्ट्स हैं। और जो थर्ड वॉल्यूम को आईने अकबरी बोलते हैं, जिसमें एंचेस्टर्स के बारे में नहीं दे रखा है। तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि कौन से, मतलब कि आईने अकबरी में क्या नहीं दे रखा है? तो एंचेस्टर्स के बारे में नहीं दे रखा है, बाकी रिवेन्यू और आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन इन सब की इंफॉर्मेशन जो आईने अकबरी में दे रखी है। और जो एंचेस्टर्स वाला पार्ट है ये फर्स्ट वॉल्यूम में दे रखा है। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन, ठीक है। अब बात करते हैं कि आईन अकबरी जो बुक है इसको भी यहाँ पर 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, या फिर 5 वॉल्यूम्स में डिवाइड किया है। तो कई बार ये भी क्वेश्चन बन जाता है। इसके अलावा आईन अकबरी बुक में आपको एक बात की एक पॉइंट और मिलता है, या फिर एक इन्फॉर्मेशन और मिलती है कि आईन अकबरी बाज जो अबुल फजल इल ए इल्हामी या इलामी जो थी उन्होंने लिखी थी, अभी बात की थी हमने। तो उसमें एक हमें यूनिट देखने को मिलती है गज, जो कि लेंथ मेजरमेंट की यूनिट है, यानी कि लंबाई मापन की एक इकाई है, जिसको हम लोग गज बोलते हैं, ठीक है। इस बात का डिस्क्रिप्शन हमें आईने कुरी में मिलता है, तो एक क्वेश्चन भी बन जाता है। अगली बात करते हैं। अगला हमारा 40 नंबर का। इसमें कह रहा है कि इन विच ईयर वाज कश्मीर एनेक्स्ड टू द मुगल एम्पायर बाय अकबर, यानी कि अकबर ने किस वर्ष में
कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। तो किस वर्ष मिलाया था? तो ये मिलाया था हमारा 1586 में मिलाया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है। अब अकबर ने नॉर्थन वाले पार्ट में और साउथन वाले पार्ट में दोनों में कैंपेन्स किए थे। ठीक है। तो उसमें कई सारे रीजन्स ऐसे हैं जो अपने मुगल एम्पायर में मिला लिए थे। ठीक है। तो वो कौन कौन से रीजन्स है, आइए थोड़े वहां से बात कर लेते हैं। डायरेक्ट 150 क्वेश्चन बन जाता है। तो जो मेजर कैंपेन्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला कश्मीर, इसके बारे में बात कर ही लिए, जो कि 1586 में मिलाया था। वही मालवा, जिसको कॉन्कर कब किया था? 1562 में। वही जो गोंडवाना रीजन है सेंट्रल इंडिया का, इसको 1564 में। और जो गुजरात वाला रीजन है वो 1573 में। और मेवाड़ वाला जो रीजन है वो 1576 में। ये मेवाड़ वाला रीजन वही है जिसमें महाराणा प्रताप के साथ इसका बैटल देखने को मिलता है, जिसको हम लोग बैटल ऑफ हल्दी घाटी के नाम से जानते हैं। बैटल ऑफ हल्दी घाटी, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, जो कि महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच में लड़ा गया था। ठीक है। मान सिंह एक तरीके से सेनापति हैं जिसके अकबर के, तो अकबर की तरफ से मान सिंह और बाकी हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप, इनका बैटल हुआ था। ठीक है। तो डेट क्या है? 1576 है, आपको याद रखना है। और वहीं जो बिहार और बंगाल है वो 1576 में कैंपेन किया था। तो ये मेजर कैंपेन्स है किसके? अकबर के। अगली क्या क्वेश्चन यहाँ से बनेगा? अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि अकबर के जो टाइम पीरियड में जो सैन्य कमांडर होता था उसको हम लोग फौजदार बोलते थे। वहाँ डायरेक्टली पूछ लेता फैक्ट के फॉर्म में, तो आपको ये याद रखना है। वहीं और क्या बनेगा? अब यहाँ से एक आपको पॉइंट और याद रखना है, वो है कि जो शेर शाह सूरी का जो प्रशासन है और जो अकबर का जो प्रशासन है वो लगभग हमें एक जैसा देखने को मिलता है, उनका मॉडल एक जैसा ही है। अब शेर शाह सूरी तो पहले रूल कर गया, उसके बाद अकबर आए हैं। ठीक है। तो शेर शाह सूरी के मॉडल को ही फॉलो किया किसने? अकबर ने। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला हमारा क्या 15 नंबर का, इसमें कह रहा है कि द रिवेन्यू सिस्टम ऑफ मुगल पीरियड ड्यूरिंग अकबर्स रिजाइन वॉज कॉल्ड। यानी कि अकबर के शासन काल के दौरान मुगल काल की जो राजस्व प्रणाली है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग जब्ती बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, इक्ता के बारे में आपने कब पढ़ा था? जब दिल्ली सल्तनत पीरियड पढ़ा था तब हमने इक्ता सिस्टम के बारे में पढ़ा था, जिसको इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था। ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? यहाँ पर जब्ती सिस्टम पढ़ेंगे। आइए अब देखते हैं जब्ती सिस्टम क्या होता है। तो जो जब्ती सिस्टम है इसको हम लोग दहसाला सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। और ये एक लैंड रिवेन्यू सिस्टम है, यानी कि एक भूमि राजस्व प्रणाली है। ठीक है। जो कि अकबर के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे कौन? राजा टोडरमल। इसने यहाँ पर स्टार्ट की थी 1580 से 82 के यहाँ पर बीच में। और इस सिस्टम में हमें 10 साल की एक तरीके से उपज देखने को मिलती है। तो 10 साल का जो औसत उपज है, ठीक है, वो यहाँ पर देखी जाती थी, इसलिए इसको दहसाला प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। अगला हमारा क्या है? और क्वेश्चन कैसे बनेगा यहाँ से अकबर से? तो अकबर ने एक चीज को और इशू किया था, यानी कि जारी किया था। वो क्या था? वो था हमारा महजरनामा। तो जो महजरनामा है इसकी शुरुआत जो है, ये जारी जो है वो किसने किया था? अकबर ने जारी किया था 1579 में। और यह क्या था? ये एक घोषणा पत्र था। ठीक है। यह एक घोषणा थी जो इस्लाम के धार्मिक कानूनों को बदलने का अधिकार देती थी। ठीक है। तो ये बात आपका ध्यान है। वहीं अकबर ने एक चीज की और स्टार्टिंग की है, जो कि है दीन ए इलाही। तो दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत 1582 में अकबर ने की है। और एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि इसको फॉलो करने वाला पहला हिंदू शासक कौन था, ये हिंदू व्यक्ति कौन था? तो वो है यहाँ पर बीरबल। तो ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है। वही अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है कि अच्छा, अकबर ने एक बिल्डिंग, सॉरी, एक सिटी को भी यहाँ पर बिल्ड किया था। और सिटी को हम लोग मकसूदाबाद के नाम से जानते हैं, जिसको बाद में हम लोग मुर्शिदाबाद के नाम से जानेंगे आने वाले पीरियड में, जब हम पढ़ेंगे औरंगजेब के बारे में। अगले की बात करते हैं। अगला हमारा 60 नंबर का है। 60 नंबर के बारे में बात करेंगे। इसमें कह रहा है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ अवाब। यानी कि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी कि मुगल के प्रशासन में हमें अवाब क्या था ये पूछा है। यानी या फिर अवाब की तो सबसे उपयुक्त भाषा या परिभाषा है वो क्या थी? तो वो थे हमारा एक टैक्स था जो कि एवरेज टैक्स के ऊपर लिया जाता था। यानी कि ए टैक्स लिवाइड ऑन द लैंड्स ओवर एंड अबव द ओरिजिनल रेंट। यानी कि भूमि पर मूल किराए के अतिरिक्त लगाए जाने वाला जो कर था उसी को हम लोग क्या बोलते थे? अवाब बोलते थे। तो ये बात आपको याद रखनी है, यही यहाँ पर लिखा है डिस्क्रिप्शन। ठीक है। अगली बात करते हैं 70 नंबर का। इसमें कह रहा है कि हु सक्सीडेड इन सिक्योरिंग ट्रेडिंग कंसेशंस फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम मुगल एम्परर जहांगीर। यानी कि मुगल सम्राट जहांगीर से
ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापारिक रियासतें हासिल करने में कौन सफल रहा था? तो कौन सफल रहा था? ये सफल रहे थे सर टॉमस रो। ठीक है, अब इसकी स्टार्टिंग करते हैं। अब ये वही गलती आ गई है जो इंडियन हिस्ट्री में हमें देखने को मिलती है कि अगर ये गलती नहीं होती तो आज हमारा इंडिया गुलाम नहीं बन पाता। ठीक है, तो यहाँ से एक डेट यहाँ से आपको याद रखनी है कि सबसे पहले डेट आती है हमारा 1608। तो 1608 में एक व्यक्ति का नाम आता है जिसको हम लोग जानते हैं विलियम हॉकिंस के नाम से। नाम थे विलियम हॉकिंस या कैप्टन हॉकिंस भी बोलते हैं। तो विलियम हॉकिंस जो था वो 1608 में जहांगीर के कोर्ट में आया था परमिशन लेने के लिए कि मुझको एक फैक्ट्री लगानी है सूरत वाले रीजन में। और सूरत कहाँ पड़ता है? सूरत पड़ता है हमारा गुजरात में। लेकिन इसको यहाँ पर परमिशन नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले ही पुर्तगाली बैठे हैं सूरत वाले रीजन में, तो वहाँ पे परमिशन तो नहीं मिल पाती है। और उसके चलते हमें बैटल ऑफ स्वाली भी देखने को मिलता है जो कि 1612 में हुआ था। उसके बाद इस बैटल को जीतने के बाद फाइनली इनको यहाँ पर परमिशन मिल जाती है। इसको जो ईस्ट इंडिया कंपनी इसको परमिशन मिल जाती है। लेकिन इस कंपनी को प्रोटेक्शन देने के लिए और दूसरे एरियाज में फैक्ट्री खोलने के लिए एक व्यक्ति और आता है जो कि 1615 में आता है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है टॉमस रो। तो टॉमस रो एक और व्यक्ति आता है, ठीक है, जो कि परमिशन मांगता है। तो इस ऑप्शन यही सही होगा हमारा, कौन सा? डी वाला, टॉमस रो। ठीक है, जो कि व्यापारिक रियासतें हासिल करने में सफल रहता है, यानी कि अलग अलग एरियाज में अभी फैक्ट्री खोलेंगे और फाइनली फैक्ट्री देखते देखते एक तरीके से फोर्ट विलियम बनाएंगे, फिर कब्जा करेंगे एक तरीके से, फिर फाइनली इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम पर अटैक करेंगे और इंडिया को अपने कब्जे में ले लेंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन और रह गया है, वो ये है किसका? कहा गया जॉन मिल्टन हॉल। तो जॉन जो मिल्टन हॉल है ये पहला व्यक्ति था। ठीक है, कहा गया यहाँ कि जॉन मिल्टन हॉल जो तो फर्स्ट ब्रिटिश एक्सप्लोरर था टू मेक एन ओवरलैंड जर्नी। जो ओवरलैंड जर्नी यानी कि भूमि के रास्ते से इंडिया आया था, पहला ब्रिटिशर कौन था? वो यही था, जॉन मिल्टन हॉल। तो ये तीन आपको यहाँ से याद रखना है। अगली बात करते हैं 80 नंबर का। इसमें कह रहा है कि सिसोदिया राजपूत रूलर ऑफ मेवाड़ अमर सिंह, जिनका नाम है, एक्सेप्टेड मुगल सर्विसेज ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ। यानी कि जो मेवाड़ के जो सिसोदिया हैं, ठीक, मेवाड़ के जो सिसोदिया राजपूत शासक अमर सिंह है, इनके शासनकाल के दौरान मुगल सेवाओं को स्वीकार कर लिया था। तो किसका टाइम पीरियड में मुगल सेवाओं को स्वीकार किया था? तो यहाँ पर जहांगीर का टाइम पीरियड चल रहा है। किसका टाइम पीरियड चल रहा है? जहांगीर का। तो जहांगीर के पीरियड में इन्होंने मुगलों को मतलब एक तरीके से अपने आप को सौंप दिया मुगलों को। अब यहाँ से थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं क्या बनता है कि जो अमर सिंह है, ठीक है, तो जहांगीर के समकालीन थे, सेम टाइम पीरियड में, तभी तो उनका समर्पण करेंगे। तो 1605 से लेकर 1627 तक मुगल राज्य पर इन्होंने शासन किया था और अमर सिंह ने शुरू में मुगलों के खिलाफ प्रतिरोध की विरासत को यहाँ पर जारी रखा। यानी कि इनके अगर पूर्वज की बात करें, ठीक, किसके? अमर सिंह के, तो महाराणा प्रताप का नाम आता है। तो वो भी मुगल की सत्ता को कभी उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। तो सत्ता को स्वीकार ना, एक मिनट, बैकग्राउंड म्यूजिक ज्यादा आ रहा है। शुरू करते हैं। तो महाराणा प्रताप जो है, ठीक है, इन्होंने भी कभी मुगल की सत्ता को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट रहे और आगे तक लड़ते भी रहे, जिससे कि हमें बैटल ऑफ हल्दी घाटी देखने को मिलता है। ठीक है, तो उसी सीरीज में जो इनके आगे पूर्वज थे अमर सिंह, उन्होंने भी कभी भी मुगल की सत्ता को एक तरीके से स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, मतलब एक तरीके से खिलाफ जो प्रतिरोध है वो जारी रखा था। ठीक है, संघर्ष के बाद वह अंततः मुगल सम्राट जहांगीर के साथ समझौता करने के लिए आया था। यानी कि जब तक उनका एक तरीके से उनकी पावर रही कि मैं अपोज कर सकता हूँ मुगल्स का, तब तक तो अपोज किया। लेकिन जब कोई चारा नहीं बचा तो फाइनली जहांगीर के आगे क्या किया? अपने आप को समर्पित कर दिया। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा एक परवेज शाह का नाम आपको याद रखना है, ठीक है, जो कि जहांगीर का पुत्र था और इसने पत्थर की मस्जिद बनवाई थी। कहाँ बनवाई थी? ये गंगा रिवर जो कि पटना बिहार वाले रीजन में थी, 1621 में बनवाई थी। तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला बात करते हैं 90 नंबर का। इसमें कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग रोट द बायोग्राफी ऑफ जहांगीर नोन एज इकबाल नामा ए जहांगीरी। यानी कि निम्नलिखित में से किसने जहांगीर की जीवनी लिखी जिसे इकबाल नामा जहांगीरी के नाम से जाना जाता है? किसने लिखी थी? ये लिखी थी मुतामिद खान ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा।
तो मुतामिद खान जो था वो जहांगीर के दरबार में ही रहता था, ठीक है। और जहांगीर का टाइम पीरियड हमें 1605 से लेकर के 1627 तक देखने को मिलता है। तो इकबाल नामा जहांगीरी जो बुक है वो पर्शियन लैंग्वेज यानी कि फारसी भाषा में यहाँ पर लिखी गई थी, और ये लगभग 19 साल कवर करती है जहांगीर के रिजाइन को। यानी कि जहांगीर के टाइम पीरियड के जो 19 साल हैं उसका डिस्क्रिप्शन हमें इसी बुक में देखने को मिलता है। और इनायत खान ने एक बुक लिखी है जिसको हम लोग शाहजहां, ठीक है, शाहजहां नामा के नाम से जानते हैं। और अब्दुल रहीम खाना खाना सॉरी अब्दुल रहीम जो खान है, अब्दुल रहीम खान ने बाबरनामा जो कि ऑटोबायोग्राफी थी किसकी, बाबर की, जो कि तुर्किश लैंग्वेज में थी ओरिजिनल, उसको पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था, ठीक है, पर्शियन लैंग्वेज में, ठीक है। अगली बात करते हैं और क्या बनेगा। अब जहांगीर रोट हिज ऑटोबायोग्राफी। अब जहांगीर जो है उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है किस नाम से, ये है तुजुक ए जहांगीरी, इसको हम लोग जहांगीर नामा के नाम से भी जानते हैं, और ये पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई थी। अगली बात करते हैं, अगला हमारा है 20 नंबर का। इसमें कह रहा है कि मेहरुनिसा मैरिड एम्परर जहांगीर इन, यानी कि मेहरुनिसा ने, ठीक है, जहांगीर के साथ शादी या विवाह कब किया। तो 1611 में यहाँ पर शादी की थी। अब इसके बारे में थोड़ी डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे कि जो मेहरुनिसा हैं उनका जन्म हमें कंधार में देखने को मिलता है 1577 में। और इनकी ये डॉटर किसकी है, यानी कि इनके पिता का नाम क्या है, वो है मिर्जा ग्यास बेग, और इनकी माता का नाम क्या है, असमत बेगम, ठीक है। ये चीफ वाइफ एंड एम्परर कंसर्ट ऑफ मुगल एम्परर जहांगीर, जहांगीर की ये वाइफ है, ठीक है। और शी वाज द 20th एंड द लास्ट वाइफ ऑफ जहांगीर, यानी कि जहांगीर की 20वीं पत्नी और आखिरी पत्नी है। और आफ्टर मेहरुनिसा गॉट मैरिड टू एम्परर जहांगीर इन 1611, तो 1611 में मेहरुनिसा की शादी जहांगीर के साथ हुई थी, और उसके बाद ही इनको नूर जहां का टाइटल मिला था, ठीक है। नूर जहां का टाइटल किसका है, मेहरुनिसा का, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। अगली बात करते हैं और क्या क्वेश्चन बनेगा। अगला है हमारा 21 नंबर का, इसमें है कि सराय नूर महल इज ए सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया, इट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। यानी कि जो सराय जो नूर महल है ये भारत का एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है, यानी कि केंद्र सरकार एक तरीके से बोल सकते हैं, उसने इसको संरक्षित किया है। और ये भारत के किस राज्य में स्थित है, तो भारत के ये पंजाब वाले रीजन में स्थित है। अगली बात करते हैं अब थोड़ा डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं कि अधिनियम के जो अनुसार जो हमारा एनएम है, सभी संरक्षित स्मारकों और राष्ट्रीय महत्व के घोषित क्षेत्रों को वर्गीकृत करने के लिए एक अधिकृत एक तरीके से अधिनियम था। और केंद्र संरक्षित स्मारक जो है इसको हम लोग AMSR अधिनियम के तहत देखते हैं, इसके अंतर्गत आते थे, और पंजाब में ये स्थित थी, ये तो बात कर ही ली हमने, इसके तहत इसको संरक्षित किया गया था। और क्या यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि शालीमार बाग, ठीक है, बेगम शाही मस्जिद, और यह बच्चा ताज जहांगीर द्वारा निर्मित स्मारक हैं। तो 3 स्मारक आपको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। अगली बात करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है 22 नंबर का, कि द मौसोलियम ऑफ द ताजमहल वॉज डिजाइंड बाई। अब ताजमहल का जो ताजमहल है मकबरा कहाँ है, ये हमारा आगरा में है। इसके डिजाइनर कौन थे, यानी किसने इनको इसको डिजाइन किया था, तो उस्ताद अहमद लाहौरी, इन्होंने इसको डिजाइन किया था। ये आर्किटेक्ट थे, चीफ मुगल आर्किटेक्ट शाहजहां के टाइम पीरियड में, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो इन्होंने ही इन्हीं को एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी ताजमहल को बनवाने की। और जो आगरा में ताजमहल है, ठीक है, उसकी, और रेड फोर्ट दिल्ली में है उसकी। इसके बाद इसके अलावा जो रेड फोर्ट है वो एक हमें आगरा में भी देखने को मिलता है, जो कि अकबर ने बनवाया था। अगली बात करते हैं, अब कौन कौन से बिल्डिंग्स जो हैं वो शाहजहां ने यहाँ पे बनवाई हैं, ठीक। अच्छा, ताजमहल के बारे में थोड़ी सी बात करें कि जो ताजमहल है वो मकबरा है किसका, शाहजहां का। और अपनी वाइफ मुमताज के याद में उन्होंने ये बनवाया था। और ताजमहल और मतलब जो मुमताज हैं और जो शाहजहां हैं उन दोनों की हमें कब्र देखने को मिलती है ताजमहल के अंदर ही, ठीक है। देख यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग देखने में लगती है ये, ठीक है। अगली बात करते हैं, अब कौन-कौन सी जो बिल्डिंग्स हैं, एक वो शाहजहां के द्वारा बनवाई गई, ये क्वेश्चन बन जाता है। तो रेड फोर्ट जो कि दिल्ली में है, जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में है, मोती मस्जिद जो लाहौर में है, और शीश महल जो आगरा में है। तो इतनी सारी बिल्डिंग्स शाहजहां ने बनवाई हैं, तो ये आपको याद रखनी है। अगली बात करते हैं 23 नंबर का, इसमें कह रहा है कि द आर्ट ऑफ डेकोरेशन कॉल्ड पित्रादुरा बिकेम द पॉपुलर ड्यूरिंग हुज रिजाइन। यानी कि जो पित्रादुरा शैली है ये किसके टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा फेमस हुई थी, तो ये शाहजहां के टाइम पीरियड में फेमस हुई थी। एक्चुअल में जो भी हमने ऊपर ताजमहल देखा है ना, तो ताजमहल अगर यहाँ पे देख पाएंगे ये, तो ताजमहल के ये ऊपर आपको डिजाइन देखने को मिल रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये डिजाइन को अगर आप जूम करके देखेंगे तो ये डिजाइन कुछ इस प्रकार की दिखेगी यहाँ पर, ठीक। अब इसमें था क्या, इसमें एक बड़ा पत्थर है जैसे व्हाइट कलर का आप देख पा रहे हैं, इस पत्थर में
वो छेनी और हथौड़ी से इसमें जगह बनाई जाती है, खोप बनाई जाती है और उसमें दूसरे पत्थर को काट के फिट किया जाता है, ठीक है? जैसे यहाँ पे हरे पत्थर को फिट किया है, यहाँ पे लाल पत्थर को, यहाँ पे पीले पत्थर को फिट करके, यहाँ पे काले पत्थर को यहाँ पे फिट करके एक डिज़ाइन बनाई जाती है। तो इसी शैली को हम लोग यहाँ पर पित्राधुरा शैली के नाम से जानते हैं, जो कि शाहजहाँ के टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा फेमस हुई थी, ठीक है? तो ये बात आपको रखनी है। अगली बात करते हैं। अब शाहजहाँ के टाइम पीरियड में, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ शाहजहाँ, जो अहमदनगर है उसको मुगल साम्राज्य में मिलाया गया 1632 में। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा एक व्यक्ति का नाम आ रहा है मलिक अहमद वाज, जो कि फाउंडर है किसके, अहमदनगर के। अहमदनगर कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है? जिन्होंने इस्टेब्लिश की थी निजाम शाही डायनेस्टी को, ठीक है? निजाम शाही डायनेस्टी जो है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब हम लोग एक तरीके से आगे वाला जब पीरियड पढ़ेंगे, औरंगजेब वाला पीरियड, तब। अगली बात करते हैं। अगला हमारा है 24 नंबर का। इसमें कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैड रिटेन द बुक चार चमन ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ शाहजहां डिस्क्राइबिंग द मुगल नोबिलिटी, यानी कि निम्नलिखित में से किसने शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल कुलीनता का वर्णन करते हुए चार चमन पुस्तक लिखी थी। तो किसने लिखी थी? तो एक व्यक्ति का नाम आता है, ये एक ब्राह्मण है। कौन है? ये है चंद्रभान ब्राह्मण। तो ये बात आपको याद रखनी है। ये एक ही फैक्ट बनता है यहाँ से, और इसमें हमें मुगल नोबिलिटी के बारे में देखने को मिलता है, यानी कि मुगल की व्याख्या या फिर मुगल को कैसे बढ़ा चढ़ा के बताया गया है, उसका डिस्क्रिप्शन हमें इसमें मिलता है। अगली बात करते हैं 25 नंबर का। इसमें कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैड बीन गिवन द टाइटल ऑफ सुल्तान बुलंद इकबाल बाई शाहजहां, यानी कि निम्नलिखित में से किसे शाहजहां द्वारा सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई थी। तो किसको दी गई थी? ये दी गई थी दारा शिकोह को, ठीक है? तो इसको दारा के नाम से भी जानते हैं। तो जो शाहजहाँ हैं, ठीक है? शाहजहाँ की मृत्यु के बाद उसके जो पुत्र थे, ठीक है? उनके बीच में वॉर ऑफ सक्सेशन चलता है, यानी कि उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो जाता है। तो पुत्र कौन-कौन से थे? तो शाह शुजा, ठीक है? मुराद बख्श, दारा शिकोह और औरंगज़ेब, ये 4 हैं, ठीक है? इसमें फाइनली जीत औरंगज़ेब की होती है, ठीक है? तो फाइनली उसी का रूल हमें आगे देखने को मिलता है। तो जो दारा शिकोह था, वो सबसे बड़ा बेटा था, किसका? शाहजहाँ का। और सुल्तान बुलंद इकबाल, इसका मतलब होता है प्रिंस ऑफ हाई फॉर्च्यून, यानी कि उच्च भाग्य का राजकुमार, ठीक है? जो कि 10 सितंबर 1642 को ये टाइटल इसको दिया गया था, ठीक है? और जो दारा शिकोह उसकी रचना है, एक्चुअल में दारा शिकोह बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है? इसने कई सारे ग्रंथों की ट्रांसलेशन भी किया है, ठीक है? तो बहुत ही इंटेलिजेंट एक तरीके से शासक माना जाता है। तो और इसकी कौन-कौन सी रचनाएँ हैं, उसके बारे में बात करेंगे। एक है मजमा उल बहरीन, इसका मतलब होता है 2 महासागरों का मिलन। इसके अलावा सिर अकबर, इसका मतलब होता है महान रहस्य। उसका उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगज़ेब द्वारा 1659 में दारा शिकोह को मार दिया गया था। तो फाइनली औरंगज़ेब का रूल अब आगे चलेगा। अगली बात करते हैं 26 नंबर की। इसमें कह रहा है कि अंडर हुज डिजाइन वाज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स इन पर्शियन ऑन क्लासिकल इंडियन म्यूजिक रिटेन, यानी कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य संगीत पर फारसी भाषा में सर्वाधिक पुस्तकें किसके शासनकाल में लिखी गई थी? तो किसके शासनकाल में लिखी गई है? ये औरंगजेब के शासनकाल में लिखी गई है, औरंगजेब के टाइम पीरियड में लिखी गई है, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा जो कार्य हैं फ़ारसी में, वो सबसे बड़ी संख्या में औरंगज़ेब के शासनकाल में लिखी गई हैं। हालाँकि जो औरंगज़ेब है, वो शास्त्रीय भारतीय संगीत का महान संरक्षक नहीं था। यानी कि उसने इस एक तरीके से इतना ज्ञानी नहीं था या उसको संरक्षण नहीं दिया। लेकिन फिर भी उसी के टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा जो वर्क्स हैं, वो हमें देखने को मिलते हैं, किस पे? संगीत के ऊपर। अगली बात करते हैं। अब शाहजहाँ का सॉरी जो औरंगज़ेब है, उसका जो टाइम पीरियड है, वो हमें 1658 से 1707 तक देखने को मिलता है। और 1707 में ही औरंगज़ेब की यहाँ पर डेथ होती है और उसके बाद ही मुगल एम्पायर का यहाँ पर पतन शुरू हो जाता है, यानी कि मुगल एम्पायर एंड की तरफ जाने लगता है। ठीक है? अब यहाँ से क्या बनेगा? अब इसने कौन-कौन से काम किए? क्योंकि औरंगज़ेब जो था वो बहुत ही कट्टर था। कई सारी चीज़ों को इसने बैन किया था। ठीक है? कई सारी चीज़ों की इसने शुरुआत की थी। तो सबसे पहले बात करेंगे कि रीइम्पोज जजिया एंड पिलग्रिम टैक्स इन 1679, यानी कि 1679 में इसने जजिया टैक्स और पिलग्रिम टैक्स, यानी कि जजिया कर और तीर्थ यात्रा कर की इसने शुरुआत की थी। जजिया कर सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था, ठीक है? उसके बाद इसको अकबर ने बंद भी कर दिया था, लेकिन फिर से इसने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया एंड एंडेड द सेलिब्रेशन ऑफ नवरोज। नवरोज जो कि एक पर्शियन एक तरीके से फेस्टिवल है, इसकी शुरुआत जो थी उसको दिल्ली पीरियड में हुई थी, सल्तनत पीरियड में, और यहाँ पर इसकी एंडिंग हमें देखने को मिलती है औरंगजेब के द्वारा। और ही बैंड म्यूजिक सिंगिंग एंड डांसिंग इन द रॉयल कोर्ट, इसने जो दरबार था उसमें म्यूजिक है, सिंगिंग है, डांसिंग है, इस तरीके की चीजों को जो था वो यहाँ पर बैन कर दिया था। ठीक है? अगली बात करते हैं।
27 नंबर का कि विच मुगल एम्परर हैज अटेम्प्ट टू वेंडलाइज द कैलाश टेम्पल एट एलोरा, यानी कि किस मुगल सम्राट ने एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ फोड़ करने का प्रयास किया है। तो किसने प्रयास किया था तरीके से, तो औरंगजेब ने प्रयास यहाँ पर किया था। ठीक है, अब बात करेंगे इसके बारे में। तो जो मुगल शासक जो औरंगजेब है, इसने कैलाश मंदिर को तोड़ फोड़ करने की बहुत ही ज्यादा एक तरीके से प्रयास किया था, लेकिन उसको उतनी सफलता नहीं मिल पाई कि वो मंदिर को सही से तोड़ पाएगा जितना कि मोहम्मद गजनबी को मिला था। ठीक है, जो जिसने सोमनाथ टेम्पल को तोड़ा था। उसके बाद क्या करेंगे, उसने स्टॉप किया था यानी कि अदालत में, यानी कि जो कोर्ट था उसमें संगीत और शराब और झरोका दर्शन जो कि सार्वजनिक दर्शन दर्शकों को एक तरीके से जो सुल्तान है वो जाएगा, यानी बादशाह जाएगा। अब झरोका दर्शन क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। झरोका एक तरीके से वो होता है कि जो बादशाह है वो आम जनता से मिलेगा। ठीक है, वो खिड़की पर खड़ा हो जाएगा, आम जनता से मिलेगा, उनके कष्टों को सुनेगा, उसका निवारण करेगा। इस तरीके की जो प्रोसेस है उसको लोग झरोका दर्शन बोलते हैं। और इसको यहाँ पे क्या कर दिया था, सभी गतिविधियों को यहाँ पर रोक लगा दी थी किसने, औरंगजेब ने। अगली बात करते हैं, अगला क्या हमारा कि औरंगजेब को हम लोग जिंदा पीर, इसको जीवित संत बोलते हैं, फकीर और दरवेश और आलमगीर के नाम से भी जानते हैं। तो ये इतने नाम आपको याद रखने हैं। और औरंगजेब ने 1667 में सूरत में एक कारखाना बनाने के लिए फ्रांसीसी को अनुमति दी थी, जैसे कि जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि जो ब्रिटेन की थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन दी थी। वहीं औरंगजेब ने सूरत वाले रीजन में फ्रांसीसी को परमिशन दी थी। और उसने गायन, नृत्य और संगीत, वाद्य यंत्र बजाने और सिक्कों पर कलमा लिखने पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो ज्यादा की चीज जिसने बैन ही की है। अगली बात करते हैं, अगला हमारा 28 नंबर का, इसमें कह रहा है कि बीजापुर वाज अनेक्स्ड बाय औरंगजेब इन विच ईयर। अब बीजापुर को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया गया था, तो कब मिलाया गया था, ये 1686 में मिलाया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। तो औरंगजेब ने 1686 में बीजापुर को मिलाया था किसमें, मुगल एम्पायर में। तो जो उस टाइम जो उसका रूलर था यानी कि बीजापुर जो किसके अंडर में था, यानी सिकंदर आदिल शाह एंड एनेक्सिट, यानी कि उसके अंडर में था। तो उसको वहां से एक तरीके से कब्जा कर लिया, छीन लिया। एंड दिस ब्रॉट एन एंड टू द आदिल शाही डायनेस्टी, और छीनने के बाद आदिल शाही डायनेस्टी का यहाँ पे अंत होता है और बीजापुर मुगल एम्पायर में आ जाता है। ठीक है, अब हम जब डेक्कन सुल्तान सल्तनत के बारे में बात करेंगे तो हमें 5 यहाँ पे डायनेस्टीज देखने को मिलती है। ठीक है, या फिर 5 डायनेस्टी बोलते हैं, 5 हमें एक तरीके से किंगडम्स देखने को मिलते हैं छोटे छोटे। क्योंकि जब हम बहामनी किंगडम पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे इसके बाद विजयनगर और बहामनी किंगडम, तो बहामनी किंगडम जो है वो कई पार्ट्स में आपको डिवाइड होता हुआ दिखेगा। तो वही 5 किंगडम्स से ही बात करते हैं। तो मिडाइवल इंडिया में दैट रूल इन गोलकोंडा। ठीक है, गोलकोंडा जिसको हम लोग कुतुब कुली कुतुब उल शाह के नाम से जानते हैं। वही बात करें जो बीजापुर, तो पहला तो कौन सा होगा, गोलकुंडा हो गया। ठीक है, और इसमें रूलर की बात करें कौन थे, तो ये थे कुली कुतुब उल शाह। वहीं बीजापुर की बात करें ये है यूसुफ आदिल शाह। उसके बाद थर्ड हमारा कौन है, ये बीदर है जो कि कासिम वरीद था। ये हमारा 4th नंबर का है, ये अहमदनगर जो कि मलिक अहमद निजाम शाह है। और 5th नंबर का है बेरार। ठीक है, ये है फतुल्लाह इमाद उल मुल्क। ठीक है, उसके बाद बीजापुर से क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आपको। तो बीजापुर है, इसमें हमें गोल गुम्बद देखने को मिलता है। ठीक है, जो कि 1656 में द मौसोलियम ऑफ मोहम्मद आदिल शाह, तो मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा यहाँ पर ये देखने को मिलता है। अब बात करते हैं और कौन से यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो दारा सिकोह जो था वो औरंगजेब के द्वारा यहाँ पर हारा गया था, कौन से बैटल में, बैटल ऑफ, जिसको हम लोग दियोराई के नाम से जानते हैं या फिर देवराई के नाम से जानते हैं, जो कि 1659 में लड़ा गया था। वही बात करते हैं, अगला क्या है हमारा 29 नंबर का। ये कह रहा है कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक, जिसका है तारीख ए, ये है दिलकुशा। तो तारीख ए दिलकुशा पुस्तक के लेखक कौन है, ये है हमारे भीमसेन। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। भीमसेन ने ही इस बुक को लिखा है, तारीख ए दिलकुशा, जो कि औरंगजेब का एक तरीके से संस्मरण हमें देखने को मिलता है। और 1707 में इस बुक को यहाँ पर लिखा था। इसके अलावा कुछ और हम लोग मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में यानी कि मुगल प्रशासन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पद थे उसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। तो सबसे पहला हमें पद यहाँ पर देखने को मिलता है मीर बहरी, इसको हम लोग मीर बहर के नाम से भी जानते हैं। ये था रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द रिवर एंड सी पोर्ट्स, यानी कि नदी और बंदरगाहों के रख रखाव की जिम्मेदारी किसको दी गई थी, मीर बहरी को दी गई थी। वही दूसरा देखने को मिलता है मीर बख्शी। मीर बख्शी जो था वो सैन्य विभाग, कुलीनता या फिर सूचना और खुफिया एजेंसी का नेतृत्व करता था। वही थर्ड था यहाँ पर मीर ए आतिश, इसको मीर आतिश के नाम से भी जानते हैं, जो कि अध्यादेश विभाग का प्रमुख था या फिर हेड ऑफ ऑर्डिनेंस डिपार्टमेंट। अब आज का लास्ट क्वेश्चन,
और जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने बिल्कुल उसको डिटेल में यहाँ पर कैसे एक्सप्लेन किया है, और सभी चीज़ों को आपको लिख दे रहा हूँ, ठीक है, प्रिंटेड फॉर्म में। और इसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो उसको एक बार लाइक ज़रूर कर दें। उसके बाद बात करेंगे हम लोग 30 नंबर का। इसमें कह रहा है कि नेम द फ्रेंच ज्वेलर हु ट्रेवल्ड टू इंडिया एट लीस्ट 6 टाइम्स ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। यानी कि उस फ्रांसीसी जौहरी का नाम बताइए जिसने मुगल काल के दौरान कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की है। तो किसने की थी? ये है ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही होगा। क्या नाम है इनका? इनका जीन, और ये इंग्लिश में थोड़ा प्रोनाउंसिएशन सही नहीं रहेगा, हिंदी की बात करते हैं। तो जीन, ये है बैप्टिस्ट, और ये है हमारा ट्रेवेनियर। इसको शॉर्ट में हम लोग ट्रेवेनियर के नाम से जानते हैं, बैप्टिस्ट बोलते हैं, बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर। तो इसको ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है, आपको सिर्फ ट्रेवेनियर याद रखना है, इससे ही आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसने क्या किया था, मुगल पीरियड में 6 बार ये आया था, ठीक है, घूमने के लिए। 1630 से लेकर 1600 यहाँ पर 68 तक, इस टाइम पीरियड के बीच में। और क्यों आया था? ड्यूरिंग विच ही कलेक्टेड प्रीशियस स्टोन्स। अब जब छः छः बार यहाँ पर आया है इस टाइम पीरियड के बीच में, तो बहुत सारे प्रीशियस स्टोन्स जो थे या जेम्स थे, जो कि फॉर बिजनेस इन यूरोप, तो इसको यहाँ पर इसने इकट्ठा किया था, कलेक्ट किया था इंडिया में बिजनेस पर्पज के हिसाब से, जाके यूरोप में जाएंगे बिजनेस करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें इसने की थी। इसके अलावा कुछ और यहाँ पर हम लोग फॉरेन ट्रेवलर्स पढ़ेंगे जो कि मुगल पीरियड में आए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो यही हो गया हमारा, कौन अभी बात की थी हमने, ट्रेवेनियर की, जो कि शाहजहां अब ये जो बात की क्वेश्चन जो है ना, वो शाहजहां के टाइम पीरियड में आया हुआ है, ठीक है। वहीं एंटोनियो जो मसरेट हैं, वो एक स्पेनिश मिशनरी है, और ये अकबर के टाइम पीरियड में इंडिया आया था। वहीं थर्ड नंबर का हमारा क्या है, ये हमारा सैदी अली रीस, ये एक तुर्की यात्री था जो कि 16th शताब्दी में भारत आया था। और फोर्थ नंबर का कौन है? पीटर मुंडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन ऐसे बनता है कि जो पीटर मुंडी है वो एक यूरोपियन फिलोसोफर है, और ये इंडिया आया था शाहजहां के टाइम पीरियड में। तो शाहजहां के टाइम पीरियड में दो आपका देखना है, एक ट्रेवेनियर और दूसरा पीटर मुंडी। तो दो से क्वेश्चन यहाँ से सबसे ज्यादा बनते हैं। तो आज हम लोगों ने मुगल पीरियड को यहाँ पर कंप्लीट किया है, क्योंकि 30 टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पर किए हैं और अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया है। तो मुगल पीरियड हमारा पावरफुल मुगल्स जो थे वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। बाकी जो वीक मुगल्स होंगे वो हम लोग अपने आने वाले क्लासेस में यहाँ पर करेंगे। बाकी मैंने यहाँ पर पीडीएफ में लेक्चर्स को लगाया है, जो कि मुस्लिम इन्वेजन्स की और राइज ऑफ इस्लाम, यानी कि जो हमारा मिडाइवल इंडिया है उसका फर्स्ट लेक्चर है। इसको आप लोग क्लिक करके डायरेक्टली देख सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत पीरियड को देख सकते हैं यहाँ पर इस लेक्चर को। और कंप्लीट जो हिस्ट्री है जो मैंने अभी बात की थी, इंडियन जो एंशियंट हिस्ट्री थी, उसकी मैंने यहाँ पर एक वीडियो बनाई है, जो कि इसको क्लिक करके आप देख सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार इसको लाइक कर दें, ठीक है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिलते रहें, और मैं ऐसा ही कंटेंट आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। बाकी मैंने यहाँ पर कुछ सोशल कीवर्ड्स और लिंक्स लगाए हैं, तो इनको स्कैन करके और क्लिक करके आप लोग डायरेक्टली हमसे जुड़ सकते हैं, और बेहतरीन तरीके से हम लोग यहाँ पर ऐसा ही कंटेंट रेगुलरली पढ़ते रहेंगे। बाकी हम लोग मिलते हैं आने वाले अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।